और अब बात सरकार के मिशन प्रशासन गांव के संग की, जिसे लेकर सीएम गहलोत लगातार कई जिलों का दौरा कर रहे हैं और शिविरों का जायजा ले रहे हैं। इसी के तहत आज सीएम गहलोत 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम गहलोत आज कोटा, बूंदी, टोंक जाएंगे और प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविरों का अवलोकन करेंगे। इस दौरान लोगों से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि सीएम गहलोत सुबह 10 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और 11 बजे कोटा के जोरावरपुरा गांव पहुंचेंगे। फिर 12:30 बजे बूंदी के ठीकरदा गांव जाएंगे और आखिर में 2 बजे टोंक के बोसरिया गांव में शिविर का अवलोकन करेंगे। तीनों जिलों के दौरे के बाद सीएम गहलोत के 3:30 बजे जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। बता दें कि गुरुवार को यानी कल सीएम गहलोत 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे और प्रशासन गांव के संघ के शिविरों का जायजा लेंगे। कोटा से सहयोगी योगेश त्यागी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। योगेश, मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे और 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री और प्रशासन गांव के संग शिविरों का अवलोकन आज पहली बार नहीं, लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं इन शिविरों का अवलोकन, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, संजीदा है इन शिविरों को लेकर मुख्यमंत्री। क्या कुछ तैयारियां वहां पर मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले नजर आ रही है? बिल्कुल सुमित, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो तकरीबन 11 बजे कोटा का जो जावरा गांव है यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी है, पंडाल सज चुका है, स्टेज बाकायदा बन चुका है। हेलीपैड की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हेलीपैड है यहाँ पर। हेलीपैड पर जो मुख्यमंत्री हैं वो उतरेंगे, उसके बाद सीधा स्टेज पर आएंगे। स्टेज पर आने के बाद जब स्टेज से उतरेंगे, उतरकर जो स्टॉल लगी हुई हैं बाकायदा 19 स्टॉलें लगी हुई हैं, अलग अलग विभागों की ये स्टॉल हैं। इन स्टॉलों पर का जायजा लेंगे, लोगों से मिलेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे सीएम गहलोत और ये देखेंगे कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका एक आखिरी आदमी तक को फायदा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। लोगों के यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लोग आने लगे हैं अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए, क्योंकि अपने आप में मुख्यमंत्री का दौरा इस जगह के लिए इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि 17 साल बाद, जी हाँ, 2003 में आखिरी बार अशोक गहलोत यहाँ पर आए थे इस इलाके में। 17 साल बाद अशोक गहलोत का दौरा है इस जगह पर, तो लोगों में खासा उत्साह है अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए। लोग अब पट्टे बनवाने के लिए और इस अभियान के तहत भी यहाँ पर आ रहे हैं और जो है अपना पट्टे बनवाने के लिए यहाँ पर आने शुरू कर दिया है। लोगों से भी बात करेंगे अशोक गहलोत और कई। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आपके पास फिर लौटेंगे, अपडेट लेंगे आपसे मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे। शुक्रिया योगेश। सीधा ले चलते हैं फिर से शिमला, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में और सक्रिय बनाने में सहायता मिली है। आज विधान मंडलों के समस्त ज्वलंत विषयों पर चर्चा और संवाद के माध्यम से देश के सामने सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत करने का एक प्रमुख दायित्व है, जिससे लोकतांत्रिक परंपराएं और समृद्ध हो और विकसित हो। इस सम्मेलन में निरंतर चर्चा होती रही कि भारत के तीनों अंगों में किस प्रकार हम अपनी अपनी भूमिका में आदर्श संतुलन बनाए रखें और किस प्रकार विधायी निकायों को अधिक समर्थ और अधिक सक्षम बनाया जाए। हमारा ध्यान इस बात पर भी है कि विधान मंडलों में होने वाली चर्चा अधिक अनुशासित हो, सारगर्भित हो, गरिमा में हो और संसदीय विशेषाधिकारों में स्पष्टता लाए। बदलते परिप्रेक्ष्य में संसदीय समिति के कार्यक्रम को भी अधिक प्रभावी बनाया जाना और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग हो, ताकि जनप्रतिनिधि अपने संसदीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन कर सके। विधान मंडलों की बैठकों की घटती बैठकों की संख्या तथा कानून निर्माण के चर्चा में कमी हमारे लिए चिंता का विषय है और इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव में हम संकल्प करें कि फिर से विधान मंडलों की नियम प्रक्रिया की समीक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि सभी विधायी संस्थाओं को नियम प्रक्रियाओं में
एक रूपता हो जिसमें सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा और बढ़े, लोकतंत्र को सशक्त, जवाबदेही तथा पारदर्शी बनाते हुए सदनों में माध्यम से ज्यादा जनता को हम बेहतर परिणाम दे पाएं। इसलिए सभी दलों से चर्चा करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है सभी दल इसमें सकारात्मक सहयोग देंगे। विधायकों के पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारा विशेष दायित्व है कि हम एक समर्थ, सक्षम और एक सशक्त विधायिकी के निर्माण का सामूहिक संकल्प लें, जो 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप के साथ साथ नई चुनौतियों का भी सामना कर सके और हम इन विधायी संस्थाओं को सशक्त, मजबूत, जनता के प्रति जवाबदेह बना सकें। ये सम्मेलन, इसकी चर्चा के लिए हम यहां पर आए हैं। निश्चित रूप से 2 दिन के सम्मेलन में एक निश्चित परिणाम निकलेगा और देश की जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं के अनुसार ये संस्थाएं काम करेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आभार माननीय अध्यक्ष महोदय। हमारी उम्मीदों का भारत बनाने वाले आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार, हमारे स्नेहिल अभिभावक, सुशासन व विकास के प्रेरणापुंज, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी अब वर्चुअल माध्यम से अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें प्रेरणा देंगे। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से आदर सहित विनती है उद्बोधन के लिए। नमस्कार। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश जी, हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी, देश के विभिन्न सदनों के पीठासीन सभी सम्माननीय अधिकारीगण और उपस्थित देवियों और सज्जनों, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की ये महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हर साल कुछ नए विमर्शों और नए संकल्पों के साथ होती है। हर साल इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है, जो हमारे देश को, देश की संसदीय व्यवस्था को गति देता है, नई ऊर्जा देता है, नए संकल्पों के लिए प्रेरित करता है। ये भी बहुत सुखद है कि आज इस परंपरा को 100 साल हो रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य भी है और भारत के लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक भी है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी को, देश की संसद और सभी विधानसभाओं के सभी सदस्यों के और सभी देशवासियों को भी बधाई देता हूं। साथियों, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है।
ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। साथियों, हमें आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे और लोकतंत्र में, भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम सबका प्रयास की बात करते हैं तो सभी राज्यों की भूमिका उसका बड़ा आधार होती है। देश के बीते सालों में देश ने जो हासिल किया है उसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी ने बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे पूर्वोत्तर की दशकों पूरी समस्याओं का समाधान हो, दशकों से अटकी लटकी विकास की तमाम बड़ी परियोजनाओं को पूरा करना हो, ऐसे कितने ही काम हैं जो देश ने बीते सालों में किए हैं, सबके प्रयास से किए हैं। अभी सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोरोना का ही है। इतनी बड़ी लड़ाई देश ने सब राज्यों को साथ लेकर जिस एकजुटता से लड़ी, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। आज भारत, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई और फैसले भी लिए गए। सरकार ने कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है, जिससे शैक्षणिक और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही कल्याणकारी गतिविधियों के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन हो सकेगा। जनजातीय क्षेत्र में छात्रावास और आवासीय विद्यालयों के लिए वार्डन का अलग कैडर बनेगा। संस्कृत एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों को संशोधित वेतनमान भी दिया जाएगा।